This is an ABP Life podcast. कुछ साल पहले पूरी दुनिया में आई कोरोना वायरस महामारी और इसके बाद अब एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इसको चांदीपुरा वायरस कहा जा रहा है। चांदीपुरा वायरस की खबर आने के बाद से देश में पैनिक, हड़कंप मच गया है। ऐसे में देश की हेल्थ एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। आखिर क्या है ये चांदीपुरा वायरस, जिसकी वजह से गुजरात के साबरकांठा और अरवली जिले में 4 बच्चों की मौत हो गई है। बच्चों की मौत से इलाके में सन्नाटा पसर गया है। आखिर कहां से आया है ये चांदीपुरा वायरस? क्यों इसका नाम चांदीपुरा वायरस है? क्या ये ट्रीटेबल है? क्या ये गंभीर है? आइए इसके बारे में सब कुछ जाने ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ। ये है FYI, जहां हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस विभाग में फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। जी, चांदीपुरा वायरस की खबर इस वक्त काफी फैल रही है। कहा जा रहा है गुजरात में आउटब्रेक हुआ है। ये चांदीपुरा वायरस क्या है? क्या ये कोई नया वायरस है? क्या है इसकी हिस्ट्री? तो चांदीपुरा वायरस जो है, पहली बात तो ये बिल्कुल न्यू वायरस या नया वायरस नहीं है। बहुत टाइम पहले 1960s में भी ये वायरस जो है हमारे यहाँ से ही, इंडिया से ही आंध्र प्रदेश और उसके बाद बीच में महाराष्ट्र जैसे एरिया से भी निकला है। तो अगर आपने सबसे कॉमन वायरस में रेबीज वायरस का नाम सुना हो, जो डॉग्स के काटने से अक्सर होता है, तो चांदीपुरा वायरस भी एक्चुअली उन्हीं के खानदान का एक वायरस होता है। जैसे वो कुत्तों के बाइट से होता है, रैबिट डॉग की बाइट से होता है, खासकर ये वायरस जो है उसी फैमिली का, ये अक्सर फ्लाइज यानी कि सैंड फ्लाई जो एक तरीके की मस्कीटोज होते हैं, या जो छोटे छोटे टिक्स होते हैं जो हमारे गाय भैंसों के बॉडी पे वो छोटे छोटे फ्लाइज या मस्कीटोज बैठते हैं, ये उनके काटने से अक्सर फैलता है। ओके, अभी तो ये गुजरात में ही आउटब्रेक हुआ है। इसका क्या कोई स्पेसिफिक रीजन? तो यूजुअली क्या होता है ना कि ये वायरस जो है, चांदीपुरा वायरस भी और चांदीपुरा वायरस को फैलाने वाले वो वेक्टर, जैसे कि मैंने बताया सैंड फ्लाई या टिक, अक्सर ये ड्राई एरियाज जहाँ पे बिल्कुल ड्राई गर्मी वाला क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है, उन एरियाज में ज्यादा देखा गया है। तो जैसे अक्सर हम बोलते हैं महाराष्ट्र, ऑल्दो वो ह्यूमिड एरिया है, बट सर्दियों के मौसम में राजस्थान जैसे एरियाज में और राजस्थान के जस्ट संलग्न गुजरात, ये एरियाज जो है ये मेजर एरियाज होते हैं जहाँ पे ये वायरस बहुत आसानी से पनप भी सकता है और रह भी सकता है। जी, हर वायरस के नाम की भी एक कहानी होती है डॉक्टर नेहा। ये चांदीपुरा नाम क्यों है इस वायरस का? तो चांदीपुरा वायरस जो हमारा ये नाम पड़ा, ये बेसिकली जब ये शुरुआत में जब ये पहली बार वो शुरू हुआ था वायरस का नाम 1960 में, ये उस नाम के नाम पे पड़ा था जब ये पहली बार महाराष्ट्र से आइसोलेट हुआ था। तो महाराष्ट्र में जो नागपुर के पास चांदीपुर नाम का एक गांव पाया गया था, तो वहाँ पे इसका सबसे पहला केस पाया गया था, इसीलिए इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस पड़ा। ओके, अब कौन कौन वल्नरेबल है? किसे अटैक करता है ज्यादा? बिल्कुल, तो अक्सर जो चांदीपुरा वायरस के नाम के केसेस हमने देखे हैं आज तक या हिस्ट्री में पढ़े हैं, अक्सर वो या तो एज के बिल्कुल एक्सट्रीम यानी कि 2 छोटे बच्चे या बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग लोग। सेकंड, जिनकी इम्यूनिटी अक्सर कम पाई जाती है। हालांकि अभी जो गुजरात में केसेस पाए जा रहे हैं वो अक्सर छोटे बच्चों में बहुत पाए जा रहे हैं, और ये फ्लू जैसे लक्षण जो, क्योंकि बच्चे हैं आपस में खेल कूद रहे हैं, ऑल्दो ये एक दूसरे से नहीं फैलता, बट क्योंकि वो बाहर जाके खेलते हैं, ड्राई एरिया चल रहा है, तो ऐसे में छोटे मोटे मॉस्किटोज या कुछ काट भी लेते हैं या टिक्स काट भी लेते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता है। तो बच्चों में काफी तेजी से ये फैलता है। दूसरा, किसी की इम्यूनिटी किसी कारणवश बहुत कम हो गई है, जैसे शुगर जो अनकंट्रोल चल रहा है, कोई कैंसर पेशेंट या कोई ऐसी दवाइयों पे जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है, उनमें भी इसके होने का रिस्क ज्यादा होता है। जी, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें, इनके सिम्टम्स की, ताकि कोई पहचान सके कि वो इस वायरस की गिरफ्त में है या नहीं, वो क्या क्या लिस्ट आउट आप करना चाहेंगे? तो अमूमन तौर पे कोई भी वायरस जो है जब चालू होता है वो वायरस का इन्फेक्शन, तो कोई भी वायरस एक तरीके के फ्लू की तरह सिम्टम्स करता है। जैसे शुरुआत में हल्का बुखार आना, वो बुखार तेजी से बढ़ते रहना, बुखार के साथ कंपन या कपकपी लगना, फिर उसके बाद अक्सर देखा गया है कि इस वायरस का अगर जिक्र करें
तो उल्टी या उल्टी जैसी चीजें होना, जी मिचलाना, खूब उल्टियां होना, डायरिया या लूज मोशन या पतले लेट्रिन होना, एंड उसके बाद खूब तेज बदन दर्द। तो नॉर्मल जैसे डेंगू वायरस का भी अभी इन सीजनों में प्रकोप रहता है, तो अक्सर इसके शुरुआती सिम्टम्स काफी हद तक उससे मिलते जुलते हैं कि तेज बुखार, उल्टी, जुकाम, खांसी, दस्त, पेट का दर्द, और फिर बाद में मिर्गी के दौरे जैसा। और ये ब्रेन पे सीधा अटैक बहुत तेजी से करता है, तो मिर्गी के दौरे आना या फिर बेहोशी छा जाना और सीधा कोमा टाइप का पिक्चर होना, ये इसके लेटर ऑन लक्षण होते हैं। क्योंकि ये मानसून का सीजन है और स्टेज फीवर आना, ऐसे बहुत सारे मानसून फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब रहता ही है, जिसमें कुछ कुछ शुरुआती सिम्टम्स आपने भी कहा सिमिलर होंगे। ऐसे में हम कैसे पहचानेंगे कि ये चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं? बिल्कुल, तो ये चीजें मुश्किल भी कई बार होती हैं, क्योंकि जैसे बताया कि शुरुआती दौर में ये चीजें हैं, बट अब जैसे हमें पता है कि एक तरीके का आउटब्रेक हुआ है, तो रैपिड सर्विलेंस जिसे हम कहते हैं कि बहुत तेजी से उस चीज की निगरानी रखना, नंबर 1। सेकेंड, अगर किसी को स्टार्टिंग के सिम्टम्स से बुखार आया और 2 से 3 दिन के भीतर भीतर उल्टियां कंटिन्यू हो रही हैं, सर में दर्द कंटिन्यूअसली बना हुआ है, बेहोशी या किसी को अचानक दौरे जैसी संभावना हुई या दौरा पड़ा, तो तुरंत की तुरंत या सडनली बेहोश हो गया है कोई व्यक्ति, स्पेशली बच्चों में जैसे हमने बोला, तो ऐसे में चांदीपुरा को बहुत हाई टारगेट पे रख के उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी, क्या ये गंभीर है? क्योंकि इस ट्रीटमेंट में डेथ के मामले देखे जा रहे हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो चांदीपुरा जो यूजुअली है, ये मस्तिष्क संबंधी बीमारी के साथ में काफी एसोसिएटेड है, जिसे हम एन्केफेलाइटिस कहते हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही क्रिटिकल बीमारी माना जाता है अगर उसको समय पे ना पकड़ा जाए तो। प्रॉब्लम दूसरी ये है कि चांदीपुरा वायरस का अलग से कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल या एंटीडोट नहीं होता, तो इसको तो जितनी जल्दी पकड़ के उसको संपूर्णतः सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इलाज किया जाए, उसको अच्छे से फ्लूइड्स और रेस्ट और अच्छे से सपोर्ट किया जाए बाकी दवाइयों के साथ, तभी आप उसको टाइमली रहते हुए बचा सकते हैं। ना ही ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट में पकड़ में आएगा? तो अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि पहले 3 से 4 दिन का जो है उसके अंदर हमारे ब्लड टेस्ट में ये पिकअप होता है, बट शुरुआती दौर के सिम्टम्स क्योंकि इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होते हैं कि उसको एकदम से फर्स्ट डे पे पिक करके टेस्ट करना, स्पेशली अब जैसे गुजरात के एरियाज में क्योंकि वहाँ पे फैल रहा है, तो इसकी निगरानी और इसका सर्विलेंस बहुत तेजी से हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी पकड़ा जा रहा है। बट मेजरली चांदीपुरा की जो पिकअप पावर होती है या जांच संबंधी पावर है, वो अक्सर हम ब्रेन यानी मस्तिष्क के सैंपल से ही कर पाते हैं। अच्छा, ओके। इससे बचने का क्या उपाय है, अगर आप बताएं लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग पैनिक ना करें, क्योंकि ये वायरस जिस तरीके से फैल रहा है उससे ज्यादा तेजी से फैलते हैं, इससे जरूरी मिथ्स और समस्याएं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगी कि प्रिकॉशन रखें, कॉशन रखें, पैनिक ना करें। दूसरी बात ये सबसे जरूरी है जानना कि जैसे हमने शुरुआती में बताया, ये मक्खियों से और छोटे छोटे टिक या कीटाणु से फैलता है, तो अपने आसपास, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है, अपने आसपास पूरा अच्छे से सफाई रखें। कोई भी एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि कचरा पड़ा है या फिर पानी इकट्ठा हो रहा है या फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, उसको ना रहने दें। अक्सर बच्चे जब खेलने बाहर जाते हैं इस मौसम में, तो उनको पूरे ढके कपड़े पहनाएं, तो हो सके तो ओडोमॉस या इंसेक्ट रेपेलेंट लगा के ही उनको भेजें। और चांदीपुरा वायरस से होने वाली बीमारी ट्रीटेबल है? आखिर में यही पूछना चाहूंगी। तो जैसा हमने बताया कि चांदीपुरा वायरस के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नामक वस्तु नहीं है, तो चांदीपुरा वायरस का ट्रीटमेंट अक्सर सपोर्टिव, यानी कि अगर आप बेहोश हैं तो वो कोमा के ट्रीटमेंट का करना, अगर दौरे आए हैं तो दौरे का ट्रीटमेंट करना, पूरा अच्छे से उसको पानी या फ्लूइड से हाइड्रेट रखना और बाकी के इन्फेक्शन से बचा के रखना। तो ये सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही अक्सर चांदीपुरा ट्रीटमेंट का मेन एरिया है, बिकॉज अलग से कोई एंटीवायरल चांदीपुरा के लिए नहीं है। जी, इन सब सवालों के अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं मैम। मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो एरियाज हैं या ये जो स्पेसिफिक ग्रुप है, जैसे बच्चों में अक्सर अभी देखने को मिल रहा है, तो आपके बच्चे में या
आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी छोटे बच्चे में फ्लू जैसे लक्षण मिलते हैं और वो फ्लू के लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं, बुखार बढ़ ही रहा है, खांसी बढ़ ही रही है, बच्चे को पेट की समस्याएं शुरू हो गई हैं और ऐसे में सर दर्द की बच्चा कंप्लेन करता है तो उसे हल्के में ना ले, उसे नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट। This is an ABP Life podcast.